हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 12th क्लास की फिजिक्स में हम कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने शुरू किया था नया चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फ्यू बेसिक टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये हमने लास्ट टाइम किया था। आज हम उसी क्रम में अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी मतलब शाई एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर। इनमें रिलेशन करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, और शेयर करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये कोई भी सब्सटेंस है, ओके, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन है, स्टील है, कुछ भी है। इसको जब अब ये अनमैग्नेटाइज्ड है, नॉन मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज नहीं है, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में हमने रखा, एक्सटर्नल फील्ड मान लो कितना है? बी नॉट। बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इसको रखा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। बी नॉट फील्ड में रखा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितना है? बी आई। बी आई इसके अंदर इंड्यूस हुआ, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्स का है वो कितना है? बी नॉट। क्योंकि ये सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हुआ है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? सोर्स का, वो भी है, और इसका खुद का जो इंड्यूस हुआ है, खुद भी तो मैग्नेट बन गया ना, तो इसका खुद का जो इंड्यूस हुआ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब हम किसी पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा बी आई, वो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में होगा। याद कीजिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े थे। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होता था? अप्लाइड फील्ड इधर होता था, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड था वो इधर होता था। तो नेट फील्ड कितना होता था? ई नॉट अप्लाइड माइनस ई आई इंड्यूस्ड। लेकिन यहाँ पर बी आई और बी नॉट इंड्यूस्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो लेट बी नॉट इज applied magnetic field and Bi is the induced magnetic field in a substance placed in magnetic field. So net magnetic field कितना होगा? Net magnetic field inside it is B is equal to B नॉट प्लस बी आई। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B नॉट प्लस बी आई। B इज इक्वल टू B नॉट प्लस बी आई। तो यहां पर B जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एच। हमने लास्ट टाइम मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ी थी ना, तो इसके अंदर नेट फील्ड बी आया, और इसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया, मान लो एच, और नेट फील्ड बी है, तो बी किसके इक्वल होगा? म्यू एच। म्यू इसका खुद की परमिएबिलिटी, और एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो उसके अंदर नेट फील्ड आएगा, नेट उसके अंदर जो आएगा मैग्नेटाइज होगा, वो म्यू टाइम्स एच। कल बताया था ना सोलेनॉइड के केस में। और बी नॉट, बी नॉट कब है? जब ये सब्सटेंस नहीं रखेंगे हम। जैसे मान लो सोलेनॉइड है, एग्जांपल लेते हैं, तो सोलेनॉइड में जब हमने कुछ भी नहीं रखा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी नॉट। तो बी नॉट किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट एच की। जब मान लो इस रोड को हम बाहर निकाल ले तो अंदर वैक्यूम या एयर होगा, तो फील्ड कितना होता है उस टाइम पे? म्यू नॉट एच। और जब हमने इसके अंदर ये सब्सटेंस रख दिया, ये रोड रख दी, तो नेट फील्ड इसके अंदर कितना होगा? म्यू एच। म्यू नॉट की जगह म्यू यूज करेंगे। और बी आई क्या है? इंड्यूस्ड। तो बी आई जो है वो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है
कितना इंड्यूस हुआ है, तो हमने एक टर्म और पढ़ी थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इंड्यूस्ड को म्यू नॉट आई, आई और एच की यूनिट सेम है तो हम म्यू नॉट आई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो बी की जगह म्यू एच, बी नॉट की जगह म्यू नॉट एच और बी आई की जगह म्यू नॉट आई। सो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नीचे आ जाएगा इसके और एच इसके नीचे ले आएंगे हम, एच प्लस आई अपॉन एच। व्हाट इज म्यू बाई म्यू नॉट, कल बताया था आपको, म्यू आर, म्यू बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू आर एच अपॉन एच 1 और आई अपॉन एच। याद करिए आई अपॉन एच क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, क्या था ये, ससेप्टिबिलिटी। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई, क्योंकि शाई क्या है यहाँ पे, आई अपॉन एच, और म्यू आर क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। याद रखें म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस शाई। अभी हम एक और टॉपिक करेंगे तो इसके साथ बने रहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्लासिफिकेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनसे वो बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते। मैंने जब बोर्स मैग्नेटॉन कराया था तो मैंने बताया था ना, जैसे हाइड्रोजन एटम है तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो करंट लूप बनता है, और करंट लूप डाइपोल होता है तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ईच मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं बताता हूँ। उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, आधे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज, आधे की एंटी क्लॉकवाइज। मींस तो जैसे ये मॉलिक्यूल है तो आधे इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और आधे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इनकी वजह से करंट होगा ये, और इनकी वजह से करंट होगा इस डायरेक्शन में। तो आधे इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा क्लॉकवाइज और आधे की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ। तो दोनों के आधे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, आधे का अंदर की तरफ। तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आधे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज, आधे की एंटी क्लॉकवाइज। तो आधे का करंट क्लॉकवाइज, आधे का करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो आधे का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, आधे का नीचे। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट, वो कैंसिल हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0। इसलिए ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते थे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता था और उनका हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता था। तो इन मटेरियल की एनालॉजी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से कर सकते हैं, जिसके अंदर ईच मॉलिक्यूल मैग्नेटिक मोमेंट कैरी नहीं करता, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन जब इस तरह के मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इनको मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो ये बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं, और वो भी इधर अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, वो भी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। जैसा कि अभी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में दिखाया था कि पैरा और फेरो तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड है, लेकिन ये अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होते हैं, वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखिए डेफिनेशन, सच मटेरियल्स
in which each molecule does not behave as a magnetic dipole, each molecule magnetic dipole की तरह behave नहीं करता, and on applying external magnetic field, on applying external magnetic field it get weakly magnetized, ये बहुत weakly magnetized होते हैं in a direction opposite to applied field, वो भी applied magnetic field के opposite और बहुत weakly magnetized होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, NaCl, ग्लास और एंटीमनी एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायमैग्नेटिक के। तो कुछ एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, NaCl, ग्लास, एंटीमनी। ठीक है, मैंने इसमें लिखा है इन सच मैग्नेटिक मटेरियल ईच मॉलिक्यूल of substance has paired electrons, paired electrons होते हैं and current formed by moving electrons, moving electron की वजह से जो करंट बनेगा, moving electron in opposite directions, electron मूव कर रहे हैं opposite directions में, तो करंट भी opposite direction में मूव करेगा। in opposite directions are also positive, in opposite directions are also opposite, ऑपोजिट, करंट भी क्या होगा? ऑपोजिट होगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका फ्रंट व्यू है, मैं साइड व्यू दिखाऊं तो जैसे आधों का करंट ऐसे है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा, और आधों का करंट इस तरह से है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे होगा। दोनों का नेट कितना हो जाएगा? जीरो, और हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिज्म होता ही नहीं है। लेकिन जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये कैसे वीकली मैग्नेटाइज होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आधे एंटी क्लॉकवाइज आधे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आधे की करंट ऐसे हो गई, कैसे? क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? नीचे, राइट हैंड थंब रूल से नीचे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, और इसका करंट होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तो करंट ऐसे होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ऊपर m, क्योंकि दोनों करंट इक्वल है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इक्वल है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, m और ये माइनस m तो जीरो, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m माइनस m, जीरो। अभी हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब मान लो हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया b एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया इन मॉलिक्यूल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ऐसे घूम रहे हैं ना, एक ऐसे घूम रहा है एक ऐसे घूम रहा है, ये फील्ड अप्लाई किया उनके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये ठीक है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो इन पे फोर्स लगेगा, कौन सा? लोरेंट्ज फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? देखिए ध्यान से देखना, जब तक हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो Q इंटू वी क्रॉस बी, तो V और B, तो V क्रॉस B, ये V है, ये V ऐसे हुआ ना, ये V और ये B, तो V क्रॉस B, फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब रेडियस के अलोंग, यानी कि इधर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस में रूल उल्टा होता है, V क्रॉस B अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स अपोजिट लगेगा, क्योंकि V क्रॉस B किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए उल्टा रूल हो जाते हैं। तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B तो फोर्स लगना चाहिए अंदर, लेकिन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ, Fm, ठीक है, Fm। तो इसका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स Fe माइनस Fm, अंदर Fe और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ Fm, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हो गया
अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया, रेडियस उतनी की उतनी है, तो स्पीड को कम होना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर बाई आर। तो क्योंकि m तो उतना ही है और f कम हो गया, रेडियस कम नहीं हो सकती, f कम हो गया तो v को कम होना पड़ेगा, तो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, सो करंट ऑल्सो डिक्रीजेस, करंट भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो गई, रेट ऑफ फ्लो कम हो गया, वेलोसिटी कम तो करंट भी कम, और करंट कम तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, तो करंट कम तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम। तो मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब कितना हो गया, अब हो गया m माइनस डेल्टा m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट डेल्टा m कम हो गया। अब देखिए दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये वेलोसिटी अपोजिट होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स भी अपोजिट किधर लगेगा, अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर की तरफ। तो दूसरे केस में नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, Fe प्लस Fm। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीजेस, तो स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m प्लस डेल्टा m, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा ये है ना, m प्लस डेल्टा m माइनस, इसको घटाएंगे m माइनस डेल्टा m, तो ये m से m कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 डेल्टा m। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ है, 2 डेल्टा m, और किधर होगा, ज्यादा की तरफ, ऊपर की तरफ, 2 डेल्टा m किधर हुआ है, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। जैसा कि आपको बताया था कि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है और वो भी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। तो आप इसको रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें, कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।